Hello friend, welcome to Competitive Physics. Today we are going to discuss some important topic, important question in IIT JEE related to the mechanical property of fluid. मतलब fluid mechanics से कुछ important question हम discuss करेंगे आज. Hope you will understand this topic. A cylinder of height 20 cm is completely filled with water with velocity of efflux of water through the small hole on side of wall of cylinder near bottom. मान लीजिए हमारे पास एक सिलेंडर है. इस सिलेंडर का जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है. सिलेंडर की जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर आपको दी गई है, h इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. इस पूरे सिलेंडर में वाटर भरा हुआ है. यहाँ से एक होल किया जाता है, इस होल से वाटर निकल रहा है. तो हमें इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करना है. एक लाइन का क्वेश्चन है. वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, √2gh होता है, राइट. 2 इंटू जी 10 और एच जो है 20 मीटर है, 20 मीटर. तो ये हमारा हो जाएगा √400. तो ये हो जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, राइट. लेकिन ये एक लाइन का क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए क्या करेंगे. अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो देखो, जब ये बाहर निकलेगा तो इसका लेवल नीचे की तरफ आएगा. इसको हम स्टेशन 1 मान लेते हैं, फिर इसको हम स्टेशन 2 मान लेते हैं. तो टोटल एनर्जी एट स्टेशन 1, टोटल एनर्जी एट स्टेशन 2 शुड बी इक्वल. तो टोटल एनर्जी मतलब बर्नौली थ्योरम एट पॉइंट 1. तो बर्नौली थ्योरम एट पॉइंट 1, यहाँ पे देखिए प्रेशर कौन सा लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है. और ये नीचे की तरफ आएगा, इसकी वेलोसिटी कुछ कम होगी, हल्का सा होगा, मान लीजिए v1 होगा. और इसकी जो हाइट है, अगर ये रेफरेंस है तो इसका हाइट जो है h20 होगा. और इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ भी प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और यहाँ की वेलोसिटी v2 मान लेते हैं. हाइट इसका 0 है क्योंकि यहीं से लिया गया है रेफरेंस से, तो हाइट 0 हो जाएगा. तो स्टेशन 1 और स्टेशन 2 पे अगर हम बर्नौली थ्योरम लगाएं तो दोनों एनर्जी ही बताते हैं, तो दोनों लेवल पे एनर्जी सेम होना चाहिए. यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होगी, P1 बाई रो जी. P1 मतलब पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी v1 स्क्वायर बाई 2g, प्लस इस पॉइंट का जो हेड होगा h, और दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाई रो जी, प्लस v2 स्क्वायर बाई 2g, और हेड 0 है. तो यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल है. और इसका जब लेवल गिरेगा, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है और इसका एरिया कम है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, जैसे हम जानते हैं a1 v1 इक्वल टू a2 v2. तो a1 बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये v1 बहुत कम होगा, तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं. ये मान लीजिए हमारा 0 हो जाएगा. तो हम यहाँ से देख सकते हैं v2 स्क्वायर बाई 2g विल बी इक्वल टू h. यहाँ से फार्मूला आ गया हमारा, v2 विल बी इक्वल टू 2gh अंडर रूट. एक लाइन में भी कर सकते थे, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो ये प्रोसेस पूरा अपनाएंगे, राइट. तो ये हो जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देते हैं. ए स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर फॉलिंग इन विस्कस फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा विद वेलोसिटी v, रिटार्डिंग विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल. मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है और जिसमें विस्कस फ्लूइड फिल हुआ है. इस कंटेनर में विस्कस फ्लूइड भरा हुआ है और इसमें एक बॉल ड्रॉप किया जाता है. ये हमारा बॉल है, इसकी डेंसिटी हम बॉल की मान लेते हैं रो बी है, और ये जो विस्कस फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड की डेंसिटी हम रो एफ मान लेते हैं. ये बॉल नीचे की तरफ आएगा, तो अगर नीचे की तरफ आएगा तो इस पर एक विस्कस फोर्स, बहुत सारे फोर्स लगेंगे. शुरुआत में क्या होगा, ये एक्सीलरेट करेगा, कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी. जब हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका मतलब एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा. इसका मतलब ये नहीं कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स तो लग रहा है लेकिन नेट फोर्स हमारा 0 हो जाएगा. तो फर्स्ट लॉ अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, इनर्शिया का मोशन, इनर्शिया का लॉ है. कोई बॉडी अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, जब तक उसको चेंज करने के लिए कोई बाहर से बल ना लगाया जाए, है ना.
तो अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, इस बॉल पे कितने सारे फोर्स लग रहे हैं, तो कैसे होगा भाई? देखो, ये हमारा बॉल है, इसका वेट तो नीचे की तरफ लगेगा, ये तो क्लियर है। और इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि इस फ्लूइड की विस्कोसिटी दी हुई है। विस्कोसिटी क्या है, इसको ऐसे समझेंगे। मान लीजिए आपके पास एक सरफेस है और इस सरफेस पे कोई बॉडी रखी गई जिसकी मास m है, और इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया गया है। इसका मतलब इसका सरफेस जो है रफ है, तो इसका फोर्स नीचे की तरफ क्या होगा, वेट होगा mg, और इस पे जो रिएक्शन होगा वो r होगा। अगर इस बॉडी को हम आगे की तरफ मूव कराएं किसी फोर्स से, तो यहाँ पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है, उसे फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो वो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है किसके बराबर होता है, म्यू इंटू रिएक्शन, या म्यू इंटू एम जी के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो म्यू है क्या है, रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है। ये तो सॉलिड के सरफेस पे था। इसी तरीके से अगर ये विस्कोसिटी दी गई, सॉलिड है तो यहाँ पे विस्कोसिटी सॉरी जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू दिया गया है, लिक्विड में भी यही काम फ्रिक्शन का काम कर रहा है, विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी एक नाम है, इसका काम फ्रिक्शन ही जनरेट करना है। दिस इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द फ्लूइड। तो विस्कोसिटी इज ए टेक्निकल नेम ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। आप ये समझ सकते हैं विस्कोसिटी क्या है। विस्कोसिटी सिर्फ नाम दिया गया है तो ये भी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है। यहाँ पे अगर फ्रिक्शन फोर्स निकालना था तो म्यू इंटू एम जी कर दिया गया। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा ड्यू टू द विस्कस नेचर ऑफ द फ्लूइड, वो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, मतलब उसके मोशन के विरुद्ध लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। और कौन सा फोर्स लग सकता है, इस लिक्विड में इस बॉल को रखा गया है। पहले अगर बॉल लिक्विड में नहीं था तो यहाँ पे पानी भरा रहा होगा, लिक्विड भरा रहा होगा। लेकिन जब ये बॉल आया तो बॉल ने क्या किया, इस यहाँ के लिक्विड को डिस्प्लेस किया है। तो डिस्प्लेस करने के वजह से एक बायंसी फोर्स आता है, उसे हम एफ बी कहते हैं। जो बायंसी फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है भाई, बायंसी फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। कितना वेट डिस्प्लेस किया है फ्लूइड का, तो वेट के लिए मास इंटू जी चाहिए, मास के लिए डेंसिटी फ्लूइड की प्लस वॉल्यूम चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, क्योंकि फ्लूइड को डिस्प्लेस किया है, इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका v मान लीजिए, वेट ही तो फोर्स होता है, इंटू जी। इसका मतलब हमारे पास तीन फोर्स लग रहे हैं। एट इक्विलिब्रियम में जो नेट फोर्स होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, मतलब जो ऊपर की तरफ लग रहा है एफ वी प्लस एफ बी, जो नीचे की तरफ लग रहा है वो बराबर होना चाहिए। ये सारे फोर्स बराबर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये बॉल यहाँ पर रुक जाएगा। अब ये जो बॉल है यहाँ से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, जिसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, राइट। तो यहाँ पे जो विस्कस फोर्स है वो विस्कस फोर्स है, स्टोक लॉ ने बताया था कि 6 पाई ईटा आर वी के बराबर होता है विस्कस फोर्स। यहाँ पे जो विस्कस फोर्स है दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, विस्कस फोर्स विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, है ना। यहाँ से देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी एंड रेडियस। इसको हम ध्यान देते हैं। तो विस्कस फोर्स को 6 पाई ईटा आर इंटू वी प्लस बायंसी फोर्स, फ्लूइड का डेंसिटी, हमेशा जो इसने जो जगह फ्लूइड की ली है उस फ्लूइड का वेट हमें देखना होता है, उतनी उसके बराबर फोर्स लगाएगा। तो फ्लूइड का वेट देखने का मतलब फ्लूइड की डेंसिटी होनी चाहिए, और वॉल्यूम कितना हटाया है, इस वॉल्यूम के बराबर ही तो फ्लूइड हटाया होगा, रो एफ इंटू वी इंटू जी। और ये जो मास है, मास क्या होती है, मास इक्वल टू रो इंटू वी होती है। लेकिन यहाँ पे जो डेंसिटी है इस बॉडी की ली जाएगी, इस बॉडी का मास ले रहे हैं ना, तो बॉडी की डेंसिटी हो जाएगी रो बी इंटू वी इंटू जी। यहाँ से हम देख सकते हैं जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, रो बी माइनस रो एफ इंटू वी जी बाई 6 पाई ईटा इंटू आर, है ना। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी हमारी। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वी टी इक्वल टू रो बी माइनस रो एफ इंटू 4/3 पाई आर क्यू। स्फेयर है तो स्फेयर का वैल्यू इतना होगा बाई 6 पाई
ईटा इंटू आर, आर से आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे पाई से पाई कट गया, ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब जो वी टी आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा हमारा, 2/9 इंटू आर स्क्वायर जी रो बी माइनस रो एफ बाई ईटा, ये हमारे पास हो जाएगा। मतलब जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो बी माइनस रो एफ के बराबर होगी, रो बी माइनस रो एफ के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If two soap bubble of different radii are connected by a tube, then air flow from smaller bubble to the bigger bubble। हमारे पास दो बबल हैं, एक बबल ये है और एक बड़ा सा बबल है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है। दोनों को हमने एक ट्यूब से कनेक्ट किया है। ये पूछा गया है दोनों में एयर भरा हुआ है, तो एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी, यहाँ से इधर जाएगी या इधर से इधर जाएगी। भाई देखो सिंपल सा चीज़ है, एयर क्यों मूव करती है, हवा क्यों चलती है, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। अगर इसको हम 1 मान लें और इसको हम 2 मान लें, अगर P1 ग्रेटर देन P2 है तब यहाँ से हवा यहाँ चलेगी, जहाँ हवा का प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से लो प्रेशर की तरफ हवा बहेगी। तो P1 प्रेशर डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हवा फ्लो करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। इसका मतलब P1 माइनस P2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, अभी प्रेशर कैसे निकालेंगे भाई, बबल है तो प्रेशर कैसे निकालेंगे। चलो पहले बबल पे ध्यान देते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बबल है, बबल है तो इसका मतलब क्या है, बबल के बाहर भी एयर होगा, बबल के अंदर भी एयर होगा, और ये जो वॉल है, ये बबल का वॉल जो बना हुआ है, ये वॉल क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन की वजह से। अगर इस बबल को यहाँ से हम काट दें तो बबल कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, है ना। इस बबल को जोड़ने वाला जो फोर्स है उसे सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यह न्यूटन बाई मीटर होता है। ये लाइन फोर्स होता है, एक लाइन पे लगता है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है। तो चलो देखते हैं, ये जो बबल को आधे पर से काटने के बाद हमने देखा कि ये बबल का जो परिधि है, मान लीजिए रेडियस आर है तो ये 2πr होगा, और इसी के सरफेस पे ये जो सरफेस टेंशन इसी तरफ लगता है, ये सरफेस टेंशन है। तो टोटल फोर्स कितना होगा भाई, टोटल फोर्स कितना होगा, सरफेस टेंशन इंटू टोटल लेंथ होगा, लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू एल ही होता है। लेंथ कितना हो जाएगा, ये 2πr, 2πr हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर जब हमने काटा तो इसके अंदर हवा भरा था ना, हवा का भी तो प्रेशर होगा अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो हवा का जो प्रेशर है वो डेल्टा पी है, तो फोर्स कैसे निकलेगा, एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए, इसका मतलब सिग्मा इंटू 2πr शुड बी इक्वल टू डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं जो डेल्टा पी होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सिग्मा बाई आर के बराबर होगा। अच्छा, ये जो हमने निकाला वो डेल्टा पी है, इसके अंदर डेल्टा पी है। अच्छा, डेल्टा पी क्या होता है, डेल्टा पी एक्सेस प्रेशर होता है। एक्सेस प्रेशर क्या है, अगर ये बबल है तो इसके चारों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, लेकिन इसके जो अंदर का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। ये बबल के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इसके अंदर का प्रेशर मान लीजिए P1 है, तो जो डेल्टा P होगा क्या होगा, P1 माइनस P एटॉमिक प्रेशर होगा कि नहीं होगा। यही एक्सेस प्रेशर ये निकला है 2 सिग्मा बाई आर, यही एक्सेस प्रेशर इस बबल को बांध के रखता है। अगर हम पहले केस की बात करें, पहले वाले में जो P1 है माइनस P एटम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो किसके बराबर है, 2 सिग्मा बाई आर के बराबर है। तो पहले वाले स्टेशन पे जो प्रेशर होगा किसके बराबर होगा, P एटम प्लस 2 सिग्मा बाई आर। और दूसरे वाले में क्या प्रेशर होगा, इसी तरीके से लिख सकते हैं, P एटम
प्लस 2 सिग्मा बाई कैपिटल आर। अब बताओ P1 ज़्यादा होगा, P2 ज़्यादा होगा। ये जो रेडियस r है ये लेस देन कैपिटल R है। अगर ये कम है इसका मतलब ये वाला ज़्यादा होगा, अगर ये ज़्यादा है तो इसका मतलब ये वाला कम होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं P1 विल बी ग्रेटर देन P2। मतलब इस स्टेशन पे प्रेशर ज़्यादा होगा, इस स्टेशन प्रेशर कम होगा। इसका मतलब हवा जो है इस डायरेक्शन में चलेगी। एयर फ्लो फ्रॉम स्मॉलर बबल टू द बिगर बबल, इसका फंडामेंटल यही है ना। आप सिंपल से देख सकते हैं। अच्छा, अगर इसको ऐसे देख के बताना हो तो कैसे बताएंगे? एक सेकंड में जो छोटा बबल होगा वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा और जो बड़ा बबल होगा वहाँ पे प्रेशर कम होगा। तो जाहिर सी बात है छोटे बबल का प्रेशर अगर ज़्यादा है तो हवा ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ चलती है। तो बिना सॉल्व किए आप इसको बता सकते हैं, है ना। बिना सॉल्व किए आप बता सकते हैं, यही तो बता सकते थे आप। अगर नहीं पता है तो ये फार्मूला अगर पता होता तो यहीं से हम 21 को बता सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IIT 2005 का क्वेश्चन है। ए 20 सेंटीमीटर कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन वाटर, द वाटर राइज अप टू 8 सेंटीमीटर। मान लीजिए हमारे पास एक ये ट्यूब है, टब है, इसके अंदर जो है वाटर भरा हुआ है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है। एक 20 सेंटीमीटर का हमारे पास कैपिलरी है, इसको इसमें इंसर्ट किया गया कैपिलरी को। तो देखा गया है कि 8 सेंटीमीटर तक का जो है इसमें वाटर फिल हो गया। 8 सेंटीमीटर फिल हो गया। ये इसकी लेंथ 20 है, 20 सेंटीमीटर। अगर इसको हम लिफ्ट में रख दें और लिफ्ट का वायर कट जाए किसी तरीके से तो पूरा सिस्टम फ्रीली फॉल करेगा, राइट। इस समय पूरा सिस्टम फ्रीली फॉल करेगा, इसका मतलब यहाँ पे ग्रेविटी जीरो हो जाएगी। अगर ग्रेविटी जीरो हो गई तो हर पॉइंट पे प्रेशर सेम हो जाएगा। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह प्रेशर सेम हो जाएगा। हर जगह पे प्रेशर सेम हो जाएगा तो ये क्या करेगा, लिक्विड जो है यहाँ तक चलाएगा। मतलब वाटर जो है इसमें बीकर से बाहर निकलने लगेगा। हर पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, हर जगह पे प्रेशर सेम हो जाएगा, अंदर भी बाहर भी। रो जी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा क्योंकि जी हमारा जो है जीरो हो जा रहा है। नेट जी हमारा जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा? देखो, अगर कोई बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, लिफ्ट मान लो ए एक्सेलरेशन से जा रही है नीचे की तरफ, है ना। अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रही है, नीचे का एक्सेलरेशन जी है और ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। मान लीजिए टेंशन हमारे पास टी है तो टी माइनस एम जी, सॉरी एम जी नीचे ज़्यादा होगा, माइनस टी इक्वल टू एम ए, राइट। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमारा टेंशन छूट जाए मतलब वायर कट जाए तो हम कह सकते हैं जी विल बी इक्वल टू ए। एक्सीलरेशन हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर की तरफ कोई फोर्स ही नहीं है तो पूरा का पूरा हर जगह पे प्रेशर सेम हो जाएगा। हर जगह पे, यहाँ पे प्रेशर पी, यहाँ पे प्रेशर पी, यहाँ पे प्रेशर पी, हर जगह पे प्रेशर सेम हो जाएगा तो जो लिक्विड है हर तरफ मूव करने लगेगा। तो ये 20 सेंटीमीटर पूरा फिल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए टर्मिनल स्पीड ऑफ स्फीयर ऑफ गोल्ड रो जी 19.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज 0.2 मीटर पर सेकेंड इन ए विस्कस लिक्विड रो एफ इक्वल टू 1.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फाइंड द टर्मिनल स्पीड ऑफ स्फीयर ऑफ सिल्वर ऑफ द सेम साइज। तो हमने देखा था जो टर्मिनल वेलोसिटी थी वो कितनी थी? टर्मिनल वेलोसिटी was डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो बी माइनस रो एफ था, है कि नहीं था? रो बी माइनस रो एफ के बराबर था। रो बी क्या था? डेंसिटी ऑफ बॉडी। रो एफ फ्लूइड की डेंसिटी थी। तो हमें डेंसिटी किसकी दी गई है? गोल्ड की डेंसिटी दी गई है और गोल्ड का टर्मिनल वेलोसिटी दिया गया है 0.2 मीटर पर सेकंड, और फ्लूइड की भी डेंसिटी दी गई है। हमें सिल्वर की डेंसिटी दी गई है, सिल्वर की टर्मिनल वेलोसिटी बताना है। तो वी टी गोल्ड बाई वी टी सिल्वर
इक्वल टू रो, यहाँ पे गोल्ड माइनस रो फ्लूइड बाई रो सिल्वर माइनस रो फ्लूइड। ये क्वेश्चन है, आसान है। VTG दिया गया है 0.2 मीटर पर सेकेंड, VTS हमें निकालना है। गोल्ड की डेंसिटी दी गई है 19.5, फ्लूइड की डेंसिटी है 1.5, सिल्वर की डेंसिटी है 10.5, फ्लूइड की डेंसिटी 1.5। तो ये हमारा हो जाएगा 18, ये हो जाएगा हमारा 9, तो ये हमारा जो 2 हो जाएगा। तो सिल्वर का जो टर्मिनल स्पीड होगा किसके बराबर होगा? 0.1 मीटर पर सेकेंड से। अरे ऐसे ही तो निकाले थे। मान लीजिए हमारे पास एक टब है, इसके अंदर विस्कस फ्लूइड पड़ा हुआ है जिसकी विस्कोसिटी न्यू है। यहाँ पे ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है? ये mg हो गया, और यहाँ पे विस्कस फोर्स, यहाँ पे बायंसी फोर्स, तीन फोर्स लग रहे हैं। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब विस्कस फोर्स प्लस बायंसी फोर्स शुड बी इक्वल टू mg। ये हमारा है। विस्कस फोर्स स्टोक ने बताया था 6 पाई ईटा RV, बायंसी फोर्स रो फ्लूइड इंटू 4/3 पाई RQ इंटू जी। मास कितना है बॉडी का? B 4/3 पाई RQ इंटू जी। ये टर्मिनल वेलोसिटी है हमारा। तो VT किसके बराबर हो जाएगा? 4/3 पाई RQ जी रो B माइनस रो F बाई 6 पाई ईटा R। R से R कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2/9 R स्क्वायर जी रो B माइनस रो F बाई ईटा। तो कह सकते हैं हमारा जो टर्मिनल वेलोसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी डिफरेंस, और बाकी सारे पैरामीटर सेम हैं, यहाँ से मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A spherical solid ball of volume V is made of material of density ρ1. It is filled with through a dense liquid ρ2. Assume that the liquid apply viscous force Fv equal to इतना। जो टर्मिनल वेलोसिटी कितना होना चाहिए भाई? टर्मिनल वेलोसिटी Fv प्लस Fb इक्वल टू mg, यही तो है टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये किसके बराबर दिया गया है? माइनस के इंटू वी स्क्वायर प्लस एफ बी क्या है? रो फ्लूइड का, मतलब रो 1 हो गया ये, सॉरी ये रो 2 है, इंटू वॉल्यूम इंटू जी इक्वल टू रो 1 इंटू वॉल्यूम इंटू जी। यहाँ से आप देख सकते हैं के वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू रो 2 माइनस रो 1 इंटू वी जी। तो v किसके बराबर हो जाएगा? रो 2 माइनस रो 1 इंटू जी बाई के अंडर रूट। इसको देख के भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो बी माइनस रो एफ होता है, तो रो 1 रो 2 होना चाहिए, और यहाँ पे वी स्क्वायर दिया है तो इसका मतलब रूट भी होना चाहिए। तो जिसमें रो 1 माइनस रो 2 है पहले तो वो होगा, ये नहीं होगा ना ये होगा, तो होगा क्या? इसमें दोनों में से कोई एक होगा। क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है तो अंडर रूट भी होना चाहिए, तो इसका मतलब ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a jar is filled with two non-mixing liquid 1 2 having density rho 1 rho 2. A solid ball density rho 3 is dipped. है ये हमारे पास जार है, यहाँ पे एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो 1 है, इसकी डेंसिटी रो 2 है ना, और एक तीसरा बॉडी है जिसकी डेंसिटी रो 3 है, जार में डाला गया। जब यहाँ डाला गया तो सीधे आके यहाँ बैठ गया। तो बताना है कि डेंसिटी किस तरीके से होगी, रो 1 रो 2 रो 3। इसके लिए एक सिंपल चीज़ देखना जरूरी है। भाई देखो, कोई बॉडी किसी फ्लूइड में क्यों तैरता है, क्यों डूब जाता है, उसका रीजन क्या है?
अगर लिक्विड की डेंसिटी जो है ज़्यादा है, मान लीजिए वाटर की बात करते हैं, वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। इस वाटर में मान लीजिए हमने लोहा डाला, लोहा की डेंसिटी कितनी होती है, 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है आयरन का। तो मतलब आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है वाटर से, तो अगर आयरन को वाटर में डाला जाएगा तो आयरन डूब जाएगा। तो मतलब अगर जिस लिक्विड में डाला जा रहा है उसकी डेंसिटी से ज़्यादा उस चीज़ की डेंसिटी है जिसको डाला जा रहा है, तो वो डूब जाएगा। अगर तैरना है तो क्या है, वाटर की डेंसिटी 1000 है, अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ डाली जाए जिसकी डेंसिटी 1000 से कम हो, मतलब 900 हो या 800 हो, अगर ऐसी चीज़ डाली जाए जिसकी डेंसिटी 1000 से कम हो, तो वाटर में डूबेगा नहीं, वो वाटर की सतह पर तैरेगा। जैसे ऑयल की डेंसिटी 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, अगर वाटर में ऑयल डाला जाए तो ऑयल डूबता नहीं है, वाटर की सरफेस पे तैरता रहता है। लेकिन अगर आप कूद जाएं वाटर में तो आप वाटर में डूब जाएंगे, क्योंकि आपकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा हो जाती है। लेकिन आदमी कोई जानवर अगर मरा होता है, जब जिंदा रहता है तो वो डूब जाता है, लेकिन मरने के बाद ऊपर आ जाता है। इसका वजह ये है कि जब मर जाता है तो उसके अंदर जो है ऑक्सीजन जाता नहीं, और ऑक्सीजन अगर जाता नहीं तो उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, तो उसके अंदर जो है गैस बनने लगता है ना। तो गैस बनेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगर वॉल्यूम बढ़ जाता है तो इसका मतलब डेंसिटी क्या होती है, रो इक्वल टू m/v। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम होते होते अगर पानी की डेंसिटी 1000 से कम हो गई तो वो पानी से बाहर चला आएगा। सिंपल यही फंडा है। कोई चीज़ अगर डूब रहा है तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, अगर कोई चीज़ नहीं डूब रहा ऊपर बना हुआ तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी कम है। अगर हम रो1 और रो3 के देखें तो ये जो पूरी लिक्विड है इसका डेंसिटी रो1 है, इसमें तो डूब गया, इसका मतलब रो3 क्या है, ज़्यादा है रो1 से। अगर हम दूसरे वाले लिक्विड की बात करें, इसकी डेंसिटी रो2 है और इसकी डेंसिटी रो3 है, इसमें ये डूबा नहीं, इसके सतह पर तैर रहा है, इसका मतलब रो3 की जो डेंसिटी है वो रो2 से कम है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रो1 है वो कम है रो3 से, और रो3 जो है वो कम है रो2 से। सिंपल। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हुआ, ये वाला ऑप्शन हुआ। अरे इसको सिंपल ही यार, जो चीज़ डूब जा रही है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, जहाँ पे नहीं डूब रही सतह पे तैर रही है उसकी डेंसिटी कम है। सिंपल है ना। वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सोप बबल फ्रॉम रेडियस 3 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। वर्क डन कहा है और खाली रेडियस दिया हुआ, रेडियस चेंज हो रहा है। भाई वर्क डन क्या है, वर्क डन भी तो एक एनर्जी है, वर्क डन भी तो एनर्जी का फॉर्म है। हीट एंड वर्क दोनों आपस में एनर्जी के फॉर्म है। तो अगर वर्क डन हो रहा है इसका मतलब कहीं और कोई एनर्जी चेंज हो रही, सिंपल सी बात है। अब साइज अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब सरफेस बढ़ रहा है, घट रहा है, इसका मतलब एनर्जी रिलेटेड टू द सरफेस विल चेंज। वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन द सरफेस एनर्जी। कहीं भी कोई बार वर्क डन हो रहा है तो वर्क डन भी तो कोई एनर्जी है, एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होगी। अच्छा वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, न्यूटन मीटर होता है ना। तो अदर फॉर्म की एनर्जी ये भी न्यूटन मीटर होना चाहिए, देखते हैं। तो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन सरफेस एनर्जी। सरफेस की एनर्जी किससे रिलेटेड होती है, सरफेस एरिया से रिलेटेड होती है। सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई कौन सा फोर्स लगता है इसमें, सरफेस टेंशन लगता है। तो सरफेस टेंशन आपको दिया गया, सरफेस एरिया कितना है, चेंज इन सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया 1 माइनस सरफेस एरिया 2। सरफेस एरिया क्या होती है, पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr1² माइनस 4πr2², मतलब 4π
R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो पूरी सरफेस एनर्जी सिग्मा 2 इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। देखो सिग्मा का यूनिट क्या होता है, न्यूटन बाई मीटर होता है। सरफेस एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन मीटर आ गया ना, वर्क डन भी तो न्यूटन मीटर है। अगर वर्क डन पूछा है इसका मतलब किसी अदर फॉर्म की एनर्जी चेंज हो रही है, जो एनर्जी चेंज हो रही है उसी के बराबर तो होगा। तो ये हो जाएगा 2, सिग्मा कितना है 0.03 इंटू 4 पाई R1 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, राइट। ये नियर अबाउट आएगा 0.4 पाई मिली जूल। अच्छा 2 कहाँ से आए, कुछ लोग को प्रॉब्लम होगी, 2 कहाँ से आया भाई। ये सॉप बबल है ना, सॉप का बबल है। यहाँ पे इसका मतलब ये जो सॉप है इसके अंदर एयर है और यहाँ पे भी एयर है। तो यहाँ पे 2 लेयर होगा, यहाँ पे एक सोप का लेयर होगा, एक एयर का लेयर होगा। इसको काटेंगे इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, एक सोप का लेयर होगा, एक जो है बबल का लेयर होगा। ये यहाँ पे एक सरफेस टेंशन होगा, यहाँ पे दूसरा सरफेस टेंशन होगा। तो क्योंकि रेडियस दोनों का नियर अबाउट सेम है तो यहाँ पे 2 सिग्मा इंटू 2 पाई R कर सकते हैं। तो ये टोटल जो है प्रेशर डिफरेंस होगा, डेल्टा P इंटू पाई R स्क्वायर, है ना। इस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब for more detail and for more video. Thank you very much.